दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज हम लोग जो आप लोगों के लिए क्लास ये स्टार्ट होने वाला है। एक क्लास जो है पेपर नंबर 12 है, जो ईवीएस एंड सोशल साइंस का पेपर है। और इसमें आप ईवीएस और सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सोशल साइंस में आप लोग क्या पढ़ते हैं। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आप लोग वो सारा सब कुछ पढ़ते हैं जो आप समाज के बारे में जानते हैं, मतलब उसके माध्यम से आप समाज के बारे में एक आपको बताया जाता है कि मतलब कैसा होना चाहिए। उसके अंदर आपको मतलब कैसा व्यवहार, सामाजिक मतलब स्किल्स, ये सारा सब कुछ मतलब उसके अंतर्गत आप लोगों को बताया जाता है। वहीं छोटे क्लास के बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाता है और बड़े क्लास के बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। सोशल ईवीएस में आप लोग देखते हैं कि जो पढ़ाया जाता है तो वो जो आपके आसपास का जो एरिया होता है उससे संबंधित उन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अगर थोड़ा सा बात करेंगे जब सोशल साइंस का, तो थोड़ा सा उसका लेवल जो होता है थोड़ा ईवीएस से थोड़ा बड़ा हो जाता है। बस थोड़ा सा यही डिफरेंसेस हैं। और सोशल साइंस का मतलब अपने देश या राष्ट्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फिर हमें सामाजिक जानकारी होना ज़रूरी है। सामाजिक रूप से जो भी हमें पढ़ना है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम अपने समाज के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और एज ए टीचर के रूप में जो जिम्मेदारी बनती है बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना, उनको पहचान, उनको वो अपने समाज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारियाँ प्रदान करना और उनको समाज के लिए तैयार करना। तो ये सारा सब कुछ हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर लिखा है कि मतलब जो सामाजिक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप क्या समाज की जो आवश्यकता है और समाज में हो रहे बदलाव के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। तो जो जो सोशल का नीड है वो और प्लस जो चेंजेस हो रहे हैं आप उनके बारे में डिटेल से पूरा स्टडी करते हैं। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और समय समय पर समाज की जो ज़रूरतें होती हैं वो बढ़ती रहती हैं, वो नई नई ज़रूरतें होती रहती हैं। और अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार ही उसमें क्या होता है कि उसमें चेंजेस भी होते हैं। तो आप सामाजिक में क्या कला और विज्ञान दोनों को स्वीकार करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कौशल के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति भी आता है। और आधुनिक समय में भी राष्ट्र के सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाया गया है। मतलब अगर समाज का या राष्ट्र का जो भी है और उसका आगे ले जाना है, उसके बारे में जानना है, उसको गढ़ना है और उसको एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, तो फिर आपको सोशल साइंस तो पढ़ना पड़ेगा। और उसी के माध्यम से उसको एक बेटर बनाया, जो अपना नेशन है, जो अपना राष्ट्र है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है। अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, आपको सोशल साइंस के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो फिर आपको वो सारी मतलब आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कैसे करना है। तो जब आप स्टडी करते हैं उससे संबंधित, तो आप उसको और बेटर बनाने का प्रयास करते हैं और आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। तो क्षेत्र कौन कौन सा होगा? अतीत और वर्तमान। अतीत का मतलब जानते हैं जो बीत गया है, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, उसमें सहसंबंधित अध्ययन, मतलब दोनों को जोड़ के पढ़ना। फिर अनेक विषयों का व्यवहारिक अध्ययन होना चाहिए। फिर मानव संबंधों का अध्ययन और फिर इसके नई घटनाओं का अध्ययन, जो नई नई घटनाएं हो रही हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल जो सूझबूझ मतलब समझदारी है, उसके बारे में पढ़ना आपको है। और जिससे कि आप समझ सकें मतलब नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है, कैसे कैसे एक अच्छा राष्ट्र बनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं आपको, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो वो बच्चे भी अपना योगदान दे सकें। और अगला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग देख लीजिए।
दोनों में अंतर करना है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन मतलब ईवीएस एंड सोशल साइंस में अध्ययन है। तो ये सोशल साइंस क्या है, ये बौद्धिक, इसका जो बौद्धिक लेवल होता है तो इसका क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है बौद्धिक लेवल, और इसका जो होता है इसका थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि इसमें क्लास भी तो वैसा ही होता है, बच्चे भी वैसे होते हैं, उस लेवल के होते हैं, तो इसीलिए इसका बौद्धिक स्तर जो होता है तो वो क्या होता है, लो होता है। और जो सोशल का होता है, एसएस का होता है, उसका बौद्धिक स्तर थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि उसमें क्लास में बड़े क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें डिफरेंट टाइप का पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारा सबका पढ़ते हैं, तो उसमें लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक होता है, और जो ईवीएस होता है वो व्यवहारिक होता है। फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान जो होता है उच्च क्लास में होता है, मतलब वो आप जानते ही हैं कि मतलब स्टार्ट हो जाता है बड़े क्लासों से। और फिर इसके बाद इसमें क्या है, सामाजिक अध्ययन में मतलब ईवीएस में विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए होता है। तो विद्यार्थी, एक मिनट, हाँ, विद्यार्थियों के लिए होता है। और फिर नंबर 4 है सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन करना है वो ऐच्छिक होता है, लेकिन मतलब मन है तो, और लेकिन जो ईवीएस है वो अनिवार्य विषय है। आप क्लास 5 तक देख लीजिए, उसमें जो ईवीएस होता है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सोशल में देख लीजिए, मतलब नंबर 5 में देख लीजिए, इसमें क्या है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और मनोविज्ञान, इन सारी चीज़ों का आप स्टडी करते हैं। तो ये सारे सब क्या है, ये जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा हो जाता है वैसे वैसे आपका बढ़ता जाता है। इतिहास, भूगोल, ये सारा सब तो आप क्लास 6 से ही स्टार्ट आपका हो जाता है। और फिर इसके बाद आप जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, और ये सारा सब कुछ आप क्लास के हिसाब से आपका ये लेवल बढ़ता जाता है। और फिर इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे जो आसपास से संबंधित जानकारियां हैं उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, मतलब ईवीएस में जो भी आपके आसपास होता है उनसे संबंधित इनमें सारा इन्वॉल्व किया जाता है। फिर नंबर 3 का हम बात करेंगे, तो नंबर 3 में पूछ रहा है, मतलब टीएलएम के बारे में पूछ रहा है। टीएलएम मतलब आप जानते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, तो टीएलएम का बात कर रहा है। तो टी का मतलब टीचिंग हो गया, एल का मतलब लर्निंग हो गया, एम का मतलब मटेरियल हो गया। मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम लोग कहते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि मतलब सहायक क्या होता है, जो आपके काम को, आपके काम में सपोर्ट करे, आपके काम में हेल्प करे, जो भी है। यहाँ पे टीचिंग का बात कर रहा तो हम टीचिंग का बात अभी करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा ऐसे ही बात करेंगे। तो सहायक का मतलब क्या होता है, जो आपको हेल्प करे, जो आपके काम को ईजी करे, जो आपके काम को आसान कर दे, वो सहायक होता है। तो टीचिंग का बात करेंगे तो हम पढ़ने से संबंधित बात कर रहे हैं। तो पढ़ने से संबंधित वो सारा कंटेंट जो आप पढ़ाने गए हैं, कंटेंट क्लास में, उस कंटेंट को ईजी कर दे, ऐसा सामग्री या ऐसा मटेरियल्स जो आप पढ़ाने गए हैं, जिस भी कंटेंट को पढ़ाने आप क्लास में गए हैं, उस कंटेंट को वो ईजी कर दे। मतलब आप उस मटेरियल के माध्यम से आप उस कंटेंट को ईजी तरीके से बच्चों को समझा सकें, एक्सप्लेन कर सकें, तो उसी को कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब उसमें चाहे जो भी हो, आप चाहे फ्लैश कार्ड, वर्ड कार्ड, टीएल, और मतलब डायरेक्ट जो मॉडल्स होते हैं वो हो गया, और मतलब ये सारा तो सब वो ऐसा हो गया। तो उसमें आपका और भी हो जाएगा, आप जैसे डायरेक्ट मॉडल ला के रख दीजिए, या क्लास में स्मार्ट बोर्ड है तो आप स्मार्ट बोर्ड का ये भी इस्तेमाल करके डायरेक्ट आपको उस पर दिखा सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड पर एनिमेशन के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि जो आपका जो कंटेंट है आप उसको मतलब एकदम ईजीली बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं, और बच्चे को समझ में भी आता है। सपोज़ दैट आप पृथ्वी के बारे में पढ़ाने गए हैं, या ग्रहों के बारे में पढ़ाने गए हैं। तो ग्रहों के बारे में पढ़ाने गए हैं तो वहाँ पर आपको जितना ग्रह है, ठीक है,
तो आपको उन सारे के बारे में आपको पढ़ाना है। तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चे के सामने? अब हर चीज़ बोल के तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे का वो लेवल नहीं है कि आप उसको मंगल बुध बृहस्पति ये सारा सब कुछ जितने भी ग्रह हैं आप उसको बताएंगे तो फिर वो समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको उससे जो कंटेंट आप पढ़ाने गए हैं आप उससे संबंधित आपके पास मटेरियल TLMs होने चाहिए। तो उस TLM के सहारे से आप उस जो कंटेंट है आपके पास उसको आप एकदम ईजिली आप अच्छे से बच्चे को समझा पाएंगे। तो आपको ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करना पड़ा, ज़्यादा आपके लिए टफ़ नहीं हुआ। लेकिन अगर TLMs ना होता तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होता। आप ग्रहों के बारे में पढ़ाने गए हैं तो सबसे पहले फर्स्ट आप ग्रहों के बारे में उसको दिखाएंगे, फिर उसको मतलब 1 बाय 1 करके जितना भी है आप उसको दिखाते चले जाएंगे। फिर एक पूरा जो सौरमंडल जो होता है या सौरमंडल का पूरा डायग्राम बना लेंगे तो उसमें पूरा दिखा देगा, पूरा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देगा। फिर अगर हम छोटे बच्चों का बात करेंगे तो छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, नंबर्स पढ़ाते हैं, पोएम्स पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ाते हैं। तो अगर हम जैसे बच्चों को पोएम्स पढ़ा रहे हैं, मछली जल की रानी है, तो अगर उसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उस पोएम को अच्छे से बताना है तो लाइन के हिसाब से उसको हम बताएंगे। जैसे उसमें बोलता है ना मछली जल की रानी है, तो हमें क्या करना है, मछली एक पानी है होना चाहिए और फिर मछली होना चाहिए और उसको उसमें डालना चाहिए और एक रानी का सिंबल होना चाहिए, रानी का वो फ्लैश कार्ड होना चाहिए। उसके माध्यम से हम उसको दिखाकर बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो ईजिली उसको समझेगा। क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी बच्चे, क्योंकि बच्चों का जो लेवल है मतलब क्लास है वो छोटा है। इसलिए हमें क्या करना है कि एकदम जो भी मेरा आपका कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर आप TLMs अपने पास अवेलेबल रखते हैं तो फिर आप इजीली आप अपने कंटेंट को एकदम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। लेकिन अगर आप विदाउट TLMs के वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्री को बनाया गया है जिससे कि आप अपने कंटेंट को ईजिली वहाँ पर क्लासरूम में ईजिली प्रेजेंट कर सकें। तो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। और जो कंटेंट है मतलब जो TLMs होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। उसमें आप जानते ही हैं कि होता है ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ऑडियो वीडियो दोनों होता है। वीडियो आप जानते हैं जो आप देख सकते हैं वो वीडियो होता है, जो आपको सामने से दिखे और जो आप नहीं देख पाते हैं खाली सुनते हैं वो ऑडियो होता है। और जिसमें दोनों चीज़ें होता है, जिसमें साउंड भी होता है प्लस चित्र भी होता है, आवाज़ और चित्र दोनों होता है, उसको हम लोग वीडियो कहते हैं। मतलब ऑडियो वीडियो मटेरियल्स उसको बोलते हैं। तो वीडियो में कौन कौन सा होगा मतलब जो दिखेगा उसमें मॉडल, ग्लोब, ब्लैक बोर्ड, एटलस, मानचित्र और चित्र, ये सारा सब किस में है, वीडियो में है। अभी नीचे डायग्राम लगा हुआ है तो इसमें पूरा एकदम सेम दिया है लेकिन हमने डायग्राम लगा दिया है। तो फिर ऑडियो में क्या है तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। फिर वीडियो का बात करेंगे तो वीडियो में कौन कौन आ जाएगा, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, प्रोजेक्टर, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ इसमें आ जाएगा और ये इससे संबंधित जो है वो डायग्राम दिया गया है। तो प्रोजेक्टर ये सारा सब कुछ इसमें दिया गया है। मूवीज़, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। और इसमें प्रक्षेपी सामग्री जो दिया है, एपिडोस्कोप जो है मतलब विस्तारित यंत्र है। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर हो गया, ये सारा सब कुछ इसमें विस्तार से दिया है। और आप लोग इसको मतलब नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए ऑडियो में क्या दिया है, रेडियो, लाउड स्पीकर, लिंगुआ फ़ोन और ग्रामोफोन, ये FM, टेप रिकॉर्डर, ये सारा सब कुछ इसमें डिटेल से दिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है
उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आया है आपका कि जो इन्वायरमेंट मतलब ईवीएस है, और जो ईवीएस के टीचर और प्लस सोशल साइंस के टीचर, उनके मतलब क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, गुण क्या होने चाहिए कि जिससे कि मतलब उनकी अच्छी बातें, उनसे संबंधित क्वालिटीज़, ये सारा सब कुछ उनका क्या होना चाहिए कि जिससे कि बच्चा इफ़ेक्टिव हो, मतलब बच्चे को अच्छी तरीके से सिखाया जाए या बच्चा आपसे कनेक्टिविटी बनाए। इन सारी चीज़ों उस टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि जिससे बच्चे आपसे कनेक्टिविटी ईजिली बनाएं, आपसे जुड़े रहें। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 4 का। तो पर्यावरण शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनके जो गुण हैं वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो तो आप जानते हैं कोई भी देश हो, उस देश का अगर आपको उस देश को अगर बनाना है तो आपको कौन चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए। अगर अच्छा टीचर है तो वो किसी भी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, चाहे जो, क्योंकि टीचर जो है वो निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो लोगों को बनाता है, मतलब अपना स्टूडेंट तैयार कर रहा है, अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा, लिखा रहा, सिखा रहा, सब कुछ वो सारी चीज़ें बता रहा है जो एक राष्ट्र के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए टीचर को क्या कहते हैं, राष्ट्र का निर्माणकर्ता बोलते हैं। तो शिक्षकों को अपने विषय का मतलब, अब आपको कोई चीज़ बनाना है तो बनाने से संबंधित आपको कम्प्लीटली आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। जैसे मान लो सपोज़ दैट कुम्हार होता है, तो कुम्हार क्या है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसको परफेक्टली पता है कि हमको मतलब किस बर्तन को कैसा डिज़ाइन देना है, मटका को कैसा देना है, ग्लास को कैसे देना है, उससे संबंधित प्लेट बनाना है तो उसका डिज़ाइन कैसे देना है, कुल्हड़ बनाना है तो उसका डिज़ाइन कैसे देना, उसको परफेक्टली वो अपने काम में परफेक्ट है। तो परफेक्ट है तो वो अच्छा डिज़ाइन तैयार कर रहा है। उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप का वो डिज़ाइन तैयार कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन वो तैयार कर रहा है। इसी प्रकार से जो टीचर्स है उसको भी मतलब अपने राष्ट्र को अगर तैयार करना है तो वो भी अपने जो भी उसका काम है वो कम्प्लीटली उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो और आप अगर हम बात करेंगे तो जो बच्चे के बारे में बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप की ज़रूरतें भी होती हैं। अब वो चाहे स्पेशल बच्चा हो और चाहे नॉर्मल बच्चा हो। अगर स्पेशल बच्चा है तो हम एज ए टीचर के रूप में स्पेशल टीचर की क्या जिम्मेदारी बनती है, जो आपके पास जो भी बच्चा है, विशेष बच्चा है तो विशेष ज़रूरतें होंगी, और नॉर्मल बच्चा है तो उसकी ज़रूरतें विशेष बच्चों से थोड़ी कम होगी। तो अगर आप स्पेशल टीचर हैं तो आपके पास स्पेशल बच्चे होंगे, तो उन स्पेशल बच्चों की जो नीड्स हैं उनको समझते हुए उन्हें आपको पढ़ाना है, उन्हें भी जो भी एजुकेशन देना है वो आपको उन्हें प्रोवाइड करना है। और यही एक शिक्षक का मतलब बेस्ट क्वालिटी है। अगर वो उसकी ज़रूरत को नहीं समझ रहा है, ज़रूरत के अनुसार उसको मतलब नहीं शिक्षा दे रहा है, तो उस टीचर की जो बेस्ट क्वालिटी वो बेस्ट क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आप अपने मतलब किसी के लिए मतलब जो भी आप तैयार कर रहे हैं, जिसको भी तैयार कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर उसको तैयार कैसे करेंगे, उसको टीच कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपके पास विशेष बच्चे हैं तो उन विशेष बच्चों की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें आपको टीच करना है। और इसके बाद ही वो जो है जो बच्चे हैं वो अपना जो योगदान है वो देश के लिए देंगे, और जब अपना योगदान देश के लिए अपना योगदान देंगे तो एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक विशेष शिक्षक में विशेष गुण होने चाहिए, जैसे सब्जेक्ट से संबंधित कम्प्लीटली नॉलेज होना चाहिए, अपने काम के प्रति उसका जिम्मेदार होना चाहिए, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, विशेष बच्चे की जो भी ज़रूरत है उसको समझना चाहिए। क्योंकि घर में माँ बाप होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है बच्चे को उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो जो भी बच्चे की ज़रूरत है उसको हमें कंप्लीट करना है एज ए टीचर के रूप में। तो जो अब
टीचर का जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसको देखते हैं। विषय का जानकार होना चाहिए। जिम्मेदारी, जो उसकी टीचर की जिम्मेदारी है, जो देखभाल है, वो अच्छे से करना चाहिए। और उसको कम्युनिकेशन स्किल में मतलब निपुण होना चाहिए। मतलब वो उसको अच्छे से कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेट करने का स्किल्स है, उसके बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए। समावेशी में विश्वास रखने वाला हो, निष्पक्ष हो, मतलब पक्षपात करने वाला सिस्टम ना हो कि मतलब ये बच्चा, इसको कम आता है, जिसको कम ज़्यादा वाला जैसे नहीं होता है, कोई बच्चा तेज़ होता है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है, तो इस टाइप का मतलब वहाँ पर पक्षपात ना हो, निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे कि मतलब फ्री माइंड से आप उसको सिखा सकें। विविधता का सम्मान करना चाहिए, चाहे जिस भी प्रकार के बच्चे हों, आप सबको सम्मान दीजिए। यूडीएल के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए और सामाजिकता से जुड़े होना चाहिए कि मतलब सोशल कनेक्टिविटी उसका होना चाहिए। और शिक्षण विधियाँ जो भी हैं उनका मतलब अच्छे तरीके से चुनाव कर सके, ये क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। इसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए कि कब कौन सा टीचिंग मेथड का इस्तेमाल हमें करना है, सिलेक्शन करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब टॉपिक कुछ और है, आप सिलेक्शन किसी और का, कोई और मेथड का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए और विभेदित निर्देश की समझ आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। तो 5 क्या है? तो पर्यावरण जो है, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान विषय में एचआई बच्चों को होने वाली जो समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पर्यावरण जो है, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान विषय जीवन संबंधित सीखने में सहायक होता है। और जो एचआई बच्चे हैं, ये हिंदी में लिख गया है, एचआई बच्चे को सुनने की समस्या होती है, ये तो आप लोग जानते हैं, दिक्कत होता नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है? जीवन संबंधित है, मतलब उसका नाम ही है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान मतलब जीवन संबंधित है। और एचआई बच्चे को क्या दिक्कत होता है? सुनने में प्रॉब्लम होता है। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए तो हमें क्या करना होगा? उस सारी चीज़ों को बच्चे के अनुसार करना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चे को क्या होगा? पढ़ने में दिक्कत होगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ेगा। तो उन्हीं समस्याओं को ईजी करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इन सारी चीज़ों का, ये जो सारे चैलेंजेस है, सारी समस्याएं हैं, इनको दूर करना पड़ता है। मतलब जो बच्चे को पढ़ाना, अब पहला क्या है? सुगम, मतलब सरल सामग्री का अभाव, मतलब ऐसा मटेरियल्स जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, ऐसा सामग्री है तो फिर उसके लिए इजी है। अगर ऐसा सामग्री नहीं है, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड अगर सामग्री नहीं है, अकॉर्डिंग टू बच्चे के सामग्री नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा, फिर चैलेंजेस आएगा, फिर कम्युनिकेशन में बाधा होगा। फिर जो कम्युनिकेशन का बाधा है उसको मतलब दूर करना है। फिर जो ट्रेंड टीचर हैं उनका कमी है, उसके वजह से भी दिक्कत होता है, मतलब प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। तो ट्रेंड टीचर ना होना, इसका भी दिक्कत है। वास्तविक दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, तो उसका भी अनुभव होना चाहिए। अगर अनुभव है तो अच्छा है, नहीं अनुभव है तो फिर दिक्कत होगा। उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग का अभाव, अभी ऊपर बताया ना, तो शिक्षण विधियों का अच्छा से प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसका बेस्ट क्वालिटी है। अगर चैलेंजेस का बात करेंगे तो फिर यहाँ पर मतलब जो समस्याएं या चुनौतियाँ हो रही हैं, तो अगर आप अच्छे से शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अगला चलते हैं, नंबर 6 पे आएंगे हम लोग। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण सामग्री का क्या महत्व है? अब इम्पोर्टेंस आ गया। तो ज्ञानेंद्रियों का महत्व होना चाहिए, स्थूल एवं प्रत्यक्ष वीडियो का प्रयोग होना चाहिए, मतलब प्रत्यक्ष मटेरियल का प्रयोग होना चाहिए। तो और रोचक एवं मनोरंजन के साथ जो आप जो भी सिखा रहे हैं बच्चे को, इंटरेस्टेड होना चाहिए और फिर इंजॉयफुल होना चाहिए, इंजॉयमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा बोरिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। जो भी आप सिखा रहे हैं इंजॉय के साथ सिखाइए, ऐसा कि मतलब मनोरंजन के साथ सिखाइए, बच्चे सीखे भी और मतलब आपसे जितना देर आप उनको सिखा रहे हैं वो आपसे कनेक्टिविटी बनाए रहें,
ऐसा ना हो कि 10 मिनट बाद वो फिर बोर होने लगें, इधर उधर करने लगें, जो भी आप बता रहे हैं वो ना सीखें। तो अगर आप अच्छे से उसको समझा रहे हैं पूरा मतलब ज़िम्मेदारी के साथ और विभिन्न प्रकार के TLMs का इस्तेमाल करते हुए अगर आप उनको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ये सारा दोनों चीज़ उसमें आएगा ही आएगा, रोचक भी होगा और मनोरंजन भी होगा। फिर ज्ञान और एवं एकाग्रता का महत्व, आपका नॉलेज होना चाहिए और कंसंट्रेशन, इन दोनों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर शिक्षक के लिए सरलता, मतलब सरल एकदम होना चाहिए, ईजी जिसको हम लोग कहते हैं। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, और जाहिर सी बात है कि जब आप अच्छे से सिखाएंगे तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और कैसे करना है ये आपको एज ए टीचर के रूप में आपको जानना ज़रूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए कि सारा नियम कायदा के साथ, जिससे कि आपको पढ़ाने में जब बच्चे को मतलब बच्चे से संबंधित जो भी कमियां हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आप जान सकें और फिर उसको अच्छे तरीके से अपनाएं और जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको दूर करें। फिर स्पष्ट एवं स्थायी होना चाहिए, ऐसा टेम्परेरी टाइप का नहीं, मतलब ऐसा आप उसको करवाइए, सिखाइए, पढ़ाइए जिससे कि मतलब वो अच्छे से हो, क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं या कुछ कुछ भी, यहाँ पर तो पढ़ाई का बात हो रहा तो हम लोग पढ़ाई का ही बात करेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ हो अगर आप क्लियरली आपको पता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। टेम्परेरी सिस्टम नहीं, एजुकेशन है, कोई सामान नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगा कल हम दोबारा ले आएंगे, तो क्लियर होना चाहिए जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कि जो चार्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का। तो हम लोग 1 बाय 1 इसमें देखेंगे। समय चार्ट, इसमें क्या होता है, ऐतिहासिक तत्व और कालक्रम। फिर दूसरा होता है ग्राफिक, जो ग्राफीय होता है वो संख्यांकीय आंकड़े को दर्शाता है, इसको संख्यांकीय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। और फिर तालिका, मतलब घटना या सूचना से संबंधित जो तालिका या सारणी तैयार किया जाता है। चित्र, तो चित्र में क्या होगा, विषय वस्तु को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जो भी आपका विषय वस्तु है, आप जो पढ़ाने गए हैं, आप कोई कहानी है उसको चित्रों के माध्यम से आप बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसके बाद संगठन का बात करेंगे, तो संगठन क्या है, मैनेजमेंट से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उन सारे को। फिर इसके बाद प्रवाह चार्ट, इसमें क्या आता है, विषय वस्तु के प्रत्यय एवं उसके वर्गीकरण में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, तो 7 क्या कह रहा है कि श्यामपट्ट सामग्री को सबसे पहले किसने बताया, तो विलियम जेम्स ने बताया है। और श्यामपट्ट जो होता है किसका मित्र श्यामपट्ट किसका मित्र होता है, शिक्षक का। तो जिस प्रकार केचुआ किसान का मित्र होता है, उसी प्रकार श्यामपट्ट जो होता है वो शिक्षक का मित्र होता है, क्योंकि वो उसी के माध्यम से आपको सारा सब कुछ अध्ययन कार्य जो भी है वो करवाते हैं। और श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक एवं श्यामपट्ट के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए, 45 अंश का कोण होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल जब आपका होता है, लेसन प्लान का जब आपका प्रैक्टिकल्स होता है उस समय आपसे क्वेश्चन किया जाता है या वाइवा में पूछा जाता है, इन दोनों कंडीशंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यूडीएल के बारे में आप लोग जानते हैं, यूडीएल क्या होता है, यूनिवर्सल यूडीएल जो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, तो इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या है, एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो तैयार किया गया है उन बच्चों के लिए जो मतलब पढ़ाई से संबंधित है, और अगर विशेष बच्चों के लिए किया जाए तो वो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, ये जो बच्चे की क्षमता है इसमें अंतर पर विचार करके सभी शिक्षार्थियों के प्रभावी और समावेशी पाठ्यक्रम के डिज़ाइन और विकास को प्राथमिकता देता है। तो क्या कर डेवलपमेंट मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट है उसको प्राथमिकता देता है। इसके माध्यम से बच्चे को
अच्छे तरीके से मतलब कम्प्लीटली उसको सार्वभौमिकरण से उसको सिखाया जाता है, उसको मतलब उसके अंदर सब कुछ डेवलप किया जाता है जिससे कि उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो और समावेशी पर आधारित है। और क्या यूडीएल के सिद्धांतों को पाठ्यक्रम में लागू करने से संकाय और प्रशासकों का समय और निराशा भी बचती है, मतलब उनका टाइम का बचत होता है। और यह सुनिश्चित हो सकता है कि सीखने को अधिक सटीक रूप से लागू और मूल्यांकन किया जा सकता है, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब ईजिली उसको मतलब जब ये सारा सब काम आप कर देते हैं तो ईजिली वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर क्या कह रहा है, यूडीएल का लक्ष्य क्या है, तो यूडीएल का लक्ष्य आप देख लीजिए, सीखने में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना या लचीलेपन का निर्माण करने के बारे में, जिसे हर व्यक्ति की ताकत और ज़रूरत के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है। यही कारण है कि यूडीएल सभी शिक्षार्थियों को लाभ पहुंचाता है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके अनुसार उन सारी चीज़ों को तैयार कर दिया जाएगा तो बेनिफिट तो आपको होगा ही होगा। आपकी क्षमता, आपकी इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जब आपके लिए वो सारा सब कुछ तैयार कर दिया जाएगा, जो भी आपको करना है या जो भी आपके लिए आपको करवाना है, टीचर आपसे करवाना चाहता है, उन सारी चीज़ों को आपके अनुसार तैयार कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उससे नुकसान होगा, नहीं। लेकिन जो भी आपको दिक्कत है, उन सारी समस्या को ध्यान में रखते हुए, जैसे एचआई बच्चा है, एचआई बच्चे को ध्यान में रख के उससे संबंधित सारा मटेरियल्स तैयार हो, बीआई बच्चा है, बीआई बच्चे से संबंधित उसको ध्यान में रख के सारा मटेरियल्स तैयार हो, तो उसके अनुसार सब कुछ तैयार हो रहा है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, तो जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट पहुँचेगा ही पहुँचेगा, उसको दिक्कत नहीं होना है। फिर आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, शिक्षण या कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के लिए यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित नहीं मतलब टारगेट नहीं करता है जो अलग तरीके से सीखते हैं और सोचते हैं, लेकिन यह चुनौतियां वाले बच्चों के लिए, मतलब जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से मददगार होता है। तो जो विशेष बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब उनको ध्यान में रख के सारा सब कुछ काम किया जा रहा है ना, तो इसलिए उनके लिए हेल्पफुल होगा, जिनमें वे भी शामिल है जिनका औपचारिक रूप से निदान हुआ है। यूडीएल के माध्यम से एचआई बच्चों को भाषा सिखाने में बहुत ही मददगार हो सकता है। ऊपर ही बता दिए हैं, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। जब उनके अकॉर्डिंग होगा, जैसा वो चाहते हैं, जैसी उनकी ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाषा क्या, कुछ भी उनको सिखाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा यूडीएल के बारे में देखेंगे। कुछ 1-2 पॉइंट है। यूडीएल की पहचान किसने किया था, मतलब यूडीएल को पहले किसने पहचाना था? डेविड एच रोज ने पहचाना था, समझे? तो किसने पहचाना था? डेविड एच रोज ने। और यूडीएल को किसने बनाया था? रोनाल्ड लॉरेंस ने बनाया था 1985 में। ये हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले या एमसीक्यू में पूछ ले, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो चलिए, क्लास यहाँ पे समाप्त होता है और कल आप लोगों का पेपर है। आप लोग आई होप कि जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।